ब्राह्मण साहित्य में वेद का अध्ययन किया जाता है। वेद मुख्य रूप से 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद किस में बद्ध है? ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है? पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित हैं? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वां मंडल में चतुर्थ वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकीय अथवा शाखायन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? विश्व मानव धरोहर में शामिल किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद किसको कहा जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्ययु कहा जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्ययन ईशावास्य उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय हैं। सामवेद में किसका अध्ययन किया जाता है? संगीतों का अध्ययन किया जाता है। साम का अर्थ होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञ के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः सूर्य संतुष्टि का मंत्र है। सूर्य संतुष्टि के मंत्र किस वेद में है? सामवेद के में है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य या जैमिनीय हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व अग्निरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त
20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठता, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ्य है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडोक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद हैं। मुंडोपनिषद में से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोपनिषद से। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। नोट, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा गया है। ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ऋग्वेद ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। सामवेद में पंचविंश और षड्विंश ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण हैं। वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, उच्चारण विधि है। शिक्षा में किसका? उच्चारण विधि। ज्योतिष में भाग्य फल, कल्प में कर्म कांड, व्याकरण में शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त में भाषा विज्ञान और छंद में चतुष्पदी श्लोक। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञवित करने में सहायता करते हैं। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। किसके बाद महाकाव्य का समय आता है? वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इनमें रामायण एवं महाभारत प्रमुख शामिल हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें हम हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलते हैं। महाभारत में किसकी चर्चा मिलती है? हिंदुओं, यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलती है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इससे प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसको माना जाता है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र यानी लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। पुराण में प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। पुराण में किस काल से किस काल तक की घटना को परिचय करवाते हैं?
प्राचीन काल से लेकर के गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय करवाती हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण के लिए पुराण एकमात्र स्रोत हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य आता है। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का क्या है, विशेष योगदान है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। कौन से ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, त्रिपिटक ग्रंथ में। इनमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। त्रिपिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक में। विनय पिटक संघ संबंधी नियमों तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। विनय पिटक में किसकी चर्चा की गई है, संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सूत्र पिटक धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम पिटक में किस सिद्धांत का संग्रह है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। और सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांतों एवं धर्मोपदेश का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ में किससे संबंधित घटनाओं का वर्णन है, जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में, दीपवंश तथा महावंश में। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखी गई है, नागसेन के द्वारा। पाली किस भाषा में, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन से, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में हिंद यवन शासकों मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। मिलिंद पन्हो बुक में, मिलिंद पन्हो में हिंद यवन शासकों मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र एवं अनेक कथाओं के साथ वर्णित हैं। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यवादन आदि में ललित आदि हैं। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यवादन आदि में ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों के चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। किसमें, ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर तथा उनके जीवन के कार्यों का रचनात्मक वर्णन किया गया है। दिव्यवादन द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पवन, भद्रबाहु चरित्र, आचार
कत्य सूत्र और भगवती सूत्र और कलिका पुराण और त्रिष्टि लक्षण महापुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री किसने की थी? कौटिल्य ने की थी अर्थशास्त्र की रचना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। किस पर? अर्थशास्त्र नामक रचना में। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध ऐतिहासिक लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासन काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि की महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और कालिदास के मालविका अग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। प्रमुख साहित्य और रचनाएं, रचनाकार और विशेष तत्व। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने किया था। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। इसमें व्याकरण ग्रंथ से संबंधित तत्व हैं। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? रचनाकार विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के पुस्तक किसने लिखा है? विशाखदत्त ने लिखा है। इसमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो मुद्रा राक्षस में। महाभाष्य, अष्टाध्यायी पर टीका। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। पुष्पमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। पुष्पमित्र शुंग के विषय में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? महाभाष्य में मिलती है। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने किया। कथा सरित सागर को किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर को सोमदेव ने लिखा। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी को क्षेमेंद्र ने लिखा। क्षेमेंद्र। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र को किसने लिखे? कौटिल्य ने लिखे। कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा। मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। नीतिसार कामंतक ने लिखा। गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नीतिसार में किसने? कामंतक ने लिखा। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। मालविका अग्निमित्रम को शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखे? शूद्रक ने लिखे हैं। गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन समाज का वर्णन किस में मिलती है? मृच्छकटिकम पुस्तक में। हर्षचरित किसने लिखे? वानभट्ट ने लिखे। हर्षचरित वानभट्ट ने। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन मिलती है। रामचरित्र संध्याकर नंदी ने लिखा है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा किस पुस्तक में है? इसका वर्णन है रामचरित्र में। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। राजतरंगिणी की पुस्तक किसने लिखी? कलहन ने लिखा है। कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध जीवनी है। विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण।
यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण, अरब यात्रियों के विवरण। यूनान एवं रोम के लेखकों के बारे में अब देखते हैं। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस एवं हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरान के राजवाद्य था। टेसियस कौन थे? ईरान का राजवाद्य था। और टेसियस का वर्णन अधिकांश काल्पनिक कहानी है जो अविश्वसनीय हैं, यानी पूरा इस पर विश्वास नहीं करते, यानी कल्पना पर आधारित पुस्तक हैं। टेसियस के बारे में हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नाम की रचना की थी। इसमें भारत फारस के संबंध में वर्णन किया था। इसने भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नियाकस, आर्नेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस थे। सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन लेखक थे? नियाकस, आर्नेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायोनिसियस नामक उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं सांस्कृतिक विषय में लिखा है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में किसके बारे में लिखा? मौर्य युगीन समाज एवं सांस्कृतिक विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरिया नरेश अंतियोकस की राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी इसे ने 1ली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशु, पौधे और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टॉलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। टॉलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख हैं फाहियान। 5वीं सदी प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज यहाँ तक की सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। इसने भारतीय समाज यहाँ तक की सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ह्वेनसांग यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। हर्षवर्धन के ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसकी रचना कौन है? सीयू की है। यति सिंह यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चीनी यात्री
संग सुंग युंग ने भारत में 515 से 520 के बीच की यात्रा की। अरब यात्रियों के विवरण। अरब व्यापारियों तथा लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की के विवरण में हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों ने अल-बरूनी और इब्न बतूता के नाम सर्वप्रथम हैं। अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति तहकीत-ए-हिंद तहकीत-ए-हिंद किताब-उल-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड साची ने अरब भाषा में तहकीत-ए-हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरब भाषा में तहकीत-ए-हिंद का अनुवाद किस में किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। अरबी लेखक में अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादुरी, सुलेमान, हसन मिनाज और फरिश्ता और निजामुद्दीन इब्न बतूता आदि प्रमुख हैं। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहेला प्रमुख हैं जो अरबी भाषा में रचित हैं। रहेला किस भाषा में लिखी गई हैं? अरबी भाषा में। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देते हैं। रहेला पुस्तक 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी पद पर नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी पद पर नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध थे। उदाहरण पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध परंतु लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध था परंतु लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सकी। उदाहरण संदर्भ सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल प्राथमिक एवं साहित्य दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातत्वविदों, साहित्य तथा विदेशी यात्रा का वर्णन करता है। प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण। पुरापाषाण काल प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल 10,000 से 5500 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 5500 से 3,000 ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल प्रारंभ में 1,00,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व।
पूरा पाषाण काल, पाषाण युग। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। अभिनूतन युग में हुआ था। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रशैली से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रशैली से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल के उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल, इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता है। निम्न पूरा पाषाण काल सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता है। इसी कारण इसे सोहन सांस्कृतिक भी कहा जाता है। इस काल में पेबुल, चापर तथा चॉपिंग उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ कर खाकर चिपकने और सपाट हो जाते हैं। चापर बड़े आकार वाले उपकरण जो पेबुल से बनाया जाता है। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती है। मध्य पूरा पाषाण काल, इस काल में बहुसंख्यक कोर, फलक और ब्लैक उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मध्य पूरा पाषाण काल के औजार निर्मित अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से बनाया जाता है। मध्य पाषाण काल के औजार का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से होता था? क्वार्टजाइट पत्थर से किया जाता था। मध्य पाषाण काल, इस काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। उपकरण कितने अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए माइक्रोलिथिक कहते हैं, माइक्रोलिथिक कहा जाता है। सर्वप्रथम CL कालाइन ने सिंध क्षेत्र में लघु पाषाणोत्खनन की खोज किया था। इस काल में प्रमुख केंद्र था बेलन घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश एवं नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन दर्शाते हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्यों के पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोग सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाते थे। किसको पालतू बनाते? कुत्ते को पालतू बनाते। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहराय और मदहरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सरायगढ़ और मनहरा से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में स्थित संभल झील के कई मध्य पूरा पाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन नवपाषाण बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, जिसमें 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है।
इस काल में प्रमुख केंद्र बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी और सिंहभूम झारखंड इत्यादि हैं। नवपाषाणकालीन स्तर बुर्ज होम एवं गुप्त कराल से अनेक गतवास एवं मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। चिराद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। चिराद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्यतः हिरण के सिंगों के हैं। कोल्डी हवा प्रयाग से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा प्रयाग से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित था। इस काल में मानव न केवल खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुके थे। यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल और हथौड़ी पाए गए हैं। आदि ऐतिहासिक काल पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातु के युग का प्रारंभ हुआ। इस युग को आदि ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा सांस्कृतिक और वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। हड़प्पा सांस्कृतिक एवं वैदिक संस्कृति की गणना किस काल में की जाती है? आदि ऐतिहासिक काल में। गौड़िक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित। गौड़िक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। इसमें वर्षों की गिनती कैसे होती है? उल्टी दिशा में ऐसे चलता था। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ क्या कहलाता है? सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी लिखा जाता है। एनो डोमिनी में भी लिखा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। नवपाषाणकालीन संस्कृति इस काल में मनुष्य पत्थर, तांबे के उपकरण, औजार प्रयोग करने लगा। इसके कारण इसे नवपाषाणकालीन कहा जाता है। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह था तांबा था। नवपाषाण सांस्कृतिक कृषक ग्रामीण सांस्कृतिक थे। नवपाषाण संस्कृति कौन थे? ग्रामीण सांस्कृतिक थे। इस काल की प्रमुख संस्कृतियां हैं बनास आहार सांस्कृतिक राजस्थान की हैं। आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इस संस्कृति के कालक्रम 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहार के लोग कहाँ रहते थे? पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलूद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ की पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ और चादरें प्राप्त हुए हैं।
कथायत सांस्कृतिक मध्य प्रदेश की प्रमुख कथायत ईरान कायथा एवं ईरान कायथा के मृदभांड में प्राक हड़प्पन और हडप्पन संस्कृति के प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से स्टाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर के हार प्राप्त हुए हैं। ईरान अभिलेख से सती प्रथा के अभिलेख साक्ष्य मिले हैं। मालवा सांस्कृतिक प्रमुख स्थल कायथा ईरान और नवदा टोली। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवदा टोली से। जोरवे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रमुख स्थल जोरवे सांस्कृतिक महाराष्ट्र में प्रमुख स्थल जोरवे, नेवादा, दैमाबाद और इनाम गांव हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। यह हड़प्पा संस्कृति की प्रभाव दिखाती हैं। यहीं से गेंडा, हाथी, भैंस और रथ चलाने के मनुष्य की आकृति मिली है। इनाम गांव तमपसन युग की एक बड़ी बस्ती है। यह बस्ती किला बंद और खाई से घिरी है। इनाम गांव किस से घिरा है? किला बंद और खाई से घिरी है। इनाम गांव तमपसन युग की एक बड़ी बस्ती है। 1200 ईसा पूर्व के लगभग तमपसन सांस्कृतिक के लोप हो गया। केवल जोरवे सांस्कृतिक 700 ईसा पूर्व में जीवित रही। तमपसन संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा और सूखा पड़ा। तमपसन संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बहुत कम वर्षा तथा सूखा पड़ा। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की करबों के महापाषाण कहा जाता है। इन करबों में मानव को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारण पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की करबों में लोहे की औजार, घोड़े के कंकाल, पत्थर, सोने के गहने प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल के आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित है, जिसके तहत शवों को जलती जानवरों के खाने में के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी आदि चुपलर, मास्की, चिंगलपत्तू, नागार्जुन कोंडा आदि के प्रमुख साधन केंद्र हैं। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी खेती करते थे। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त कौन सी फसल उगाते थे? रागी खेती की फसल करते। इतिहास के महापाषाण काल में निर्धारण 1000 पूर्व से लेकर के प्रथम सदी ईस्वी तक किया गया है।